केजरीवाल जी ने मुझे पर्सनली कहा था कि मैंने 3 दफ़ा कोशिश किया राहुल गांधी से बात करने का। हाँ, दो दफ़ा तो चिट्ठी लिखी मैंने कि हम कोalition बनाएं। तीसरी दफ़ा मैंने फ़ोन किया, कोई आंसर नहीं आया उनसे। और यह इस दफ़ा भी वो साथ लड़ना चाहते थे, हरियाणा में भी और दिल्ली में, दोनों में। कांग्रेस ने इनकार कर दिया, और जबकि कांग्रेस को 0 सीट्स मिले, उन्होंने 3-4% वोट ले लिया, और उससे आम आदमी पार्टी हार गई। हाँ, तो ये लोग खुशी मना रहे थे अब 24 अक्टूबर रोड में, और इसकी वीडियोस निकली। हाँ, वो तो इन्होंने खुले तौर पे कहा है। हाँ, ये भाजपा को अपना मेन एनिमी बनाने के बदले इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को मेन एनिमी बना रखा है, कांग्रेस वाले ने। तो ये मुल्क कैसे चलेगी, आप बताइए, कहाँ जाएंगे? एक ही पार्टी जो गरीबों के बारे में बात कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। उसको आप उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन करें, इतनी छोटी पार्टी है, आपको कोई इससे थ्रेट ही नहीं है। थ्रेट है कि हर एक ये बड़े इश्यूज पे बात करते हैं और काम करना चाहते हैं। माने हर एक लोकल एरिया में जो इनके जो साहूकार, जो पैसे कलेक्ट करने वाले जो हैं इनके, सब खत्म हो जाएंगे इससे। पर सर, आम आदमी पार्टी और यहाँ दिल्ली में जो पहले थी, ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे 2 आर्टिकल्स पे आप पढ़िए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सब झूठ है। ये जो शीश महल की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ है। प्लीज, ये हमारे जर्नलिस्ट, मुझे इन पे इतना गुस्सा होता है कि जरा काम नहीं करते हैं वो लोग। मैं बताऊं आपको, वो जो 63 करोड़ कह रहे हैं ना, पहले तो चीफ मिनिस्टर एक स्पीकर के घर में रहते थे। वो घर मैं जानता हूँ, मैं गया हूँ वहाँ, और मेरे फादर ICS में थे, तो मैं वैसे घर में बचपन मैंने बिताई थी। मैं जानता हूँ उसमें 3 कमरे हैं। और ये 1920-30 के बीच में बनाया गया। ये 80 साल पुराने हैं। इनका वो 3 दफ़ा PWD ने इनको कहा कि देखिए, ये घर आप हमें बनाने दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि रूफ ही गिर गई, और उनके फादर एक कमरे में रहते हैं, उनके फादर के कमरे में सबसे ज़्यादा गिरी। तब ये कहे अच्छा ठीक है, अब बनाइए। तब दूसरी बात है कि चीफ मिनिस्टर के घर में एक सिक्योरिटी के लिए, 24 आवर सिक्योरिटी के सबसे बड़ा जो रहने का है जगह है, वो बनाना पड़ता है। तब ऑफिस चीफ मिनिस्टर घर ऑफिस भी है, जैसे कि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, सब में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्यों? 12 एकड़ है वहाँ, 3 बड़े बड़े घर बने हुए हैं। क्या काम है? 7 नंबर इनका है, क्या कहते हैं, ऑफिस है, कैंप ऑफिस। हाँ, कैंप, नो, इज द होम ऑफिस, नॉट अ कैंप ऑफिस, इट्स अ वेरी बिग ऑफिस। 5 नंबर में प्राइम मिनिस्टर रहते थे, VP सिंह। अब शायद मोदी वहाँ है या 3 में, मैं नहीं जानता हूँ। और 3 नंबर में उस वक्त वो सिक्योरिटी थी, और 9 नंबर में सिक्योरिटी। 2 घर में सिक्योरिटी में लोग रहते थे, क्योंकि ये 24 आवर सिक्योरिटी है। ये जो भी आप लगाएंगे 3 टाइम्स, 8-8 घंटे में इनका चेंज होता है, और फिर ये लीव में भी जाते हैं, तो अब 4 टाइम्स एज मेनी पीपल के लिए आपको घर बनाना पड़ता है। तो इसमें जो 63 करोड़ में वो घर का जो दाम है ना, जो उन्होंने फिर से बनाया है, वो सिर्फ 23 करोड़ है। मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर घर बन रहा है ना, वो 460 करोड़ का है। और ये लोग कह रहे हैं इसको शीश महल, और एक भी जर्नलिस्ट इनके 460 करोड़ घर को शीश महल नहीं कह रहा है। इनमें हिम्मत नहीं है। हमारे जर्नलिस्ट चोर हो गए हैं, माफ कीजिए। लेट्स टेक ए ब्रेक सर। गुड। सो सर, इसमें जैसे आपने लिखा है कि डिसमेंटलिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, तो ये सारा डिसमेंटल हुआ कैसे है? कैसे ये डिसमेंटल, इसकी जर्नी आपको कहाँ से दिखती है? वो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये इसकी शुरुआत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में
हम लोगों ने इलेक्शन फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं किया, बल्कि दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इस इशू को उन्होंने रेज किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें फाइनेंस कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने कुछ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 2 तरीके दिखाए थे, दैट 2 स्टेज इलेक्शंस। हाँ, तो वो अम्बेडकर साहब को बिल्कुल उन्होंने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। और मैंने सोचा कि क्या इतने महान और फार साइटेड आदमी, इन्होंने क्यों उसको ऐसे कम्प्लीटली रद्द कर दिया। उन्हें समझ में आ गया, मुझे होता है कि किसी भी इनडायरेक्ट सिस्टम में आप, जैसे कि एथेंस का मैंने आपको बताया ना, और वैशाली का, उस सिस्टम में ये अपर कास्ट गवर्नेंस परमानेंट हो जाएगा। और ये सच भी है। इससे खराबी नहीं होती, क्योंकि तब पूरा जो गांधी जी का जो दूसरा था कि रिजर्वेशन रखें और एजुकेशन करें, तब उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया है। अरे बाबा, रिजर्वेशन आप एक पीढ़ी को देते हैं, अगर इनके लड़कों को, बच्चों को, जब खास करके जिनको आपने ये रिजर्वेशन दिया है, वो इनके बच्चों को फर्स्ट क्लास एजुकेशन नहीं मिले, तो वो कैसे आगे वाले समय में वो उनको जॉब मिलेगी। फिर रिजर्वेशन करना पड़ेगा। यही तो हो रहा है ना, कि क्योंकि आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं। इंडस्ट्री में बेरोजगारी सब जगह बढ़ी जा रही है, और कोई रास्ता नहीं है जो रिजर्वेशन को बढ़ाने का। सिर्फ उसके बावजूद और कोई नीचे वाले वर्गों को मदद करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। गांधी जी ने ये कभी नहीं सोचा भी नहीं था, जहन में भी नहीं था कि ये हमेशा के लिए होने वाला है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 15 साल का सिर्फ दिया था। हाँ, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। तो ये मैं अभी भी सोचता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ, मैं अभी भी सोचता हूँ कि बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता है। एक तो एजुकेशन कीजिए, दूसरा है गाँव में इंडस्ट्री सेट कीजिए, और उसके तरीके मैंने दूसरी किताब में दिखाए हैं कैसे हो सकता है। और बल्कि पंजाब में एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, जिसका जो कि ऑनलाइन आएगी, ऑन स्ट्रीम आएगी नवंबर में। उससे हम लोग को पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसके क्या फ़ायदा हैं और क्या बाधाएं हैं। उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद ये फिर आके आप मेरे साथ बात कीजिए, मैं आपको पूरी बताऊंगा उस वक्त। जब तक वो हो न जाए, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक बात है। पर सर, जब मंडल कमीशन की बात थी, तब तो शायद आप एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के। हाँ जी। उस वक्त वो तो सिर्फ उन्होंने एक्सटेंड करना चाहा था वो मध्य वर्गों के लिए, कि उन्होंने हमें बताया था। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ था। मैं इनको सीधे मैंने उनको कह दिया था। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया है, एक नई पीढ़ी आ गई है फार्मर्स में, जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने अपने लड़कों को एजुकेशन दिया है, रूरल स्कूल्स में, डीएवी स्कूल्स में, सब उनको एक भी जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक तो हिंदी में, ज़्यादातर हिंदी में एजुकेशन हुई थी, और दूसरा है कि जॉब्स ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग समझ गए हैं कि जॉब्स मिलने के लिए आपको शहर में एक बेस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोग जान पहचान से जॉब्स मिलते हैं। और अगर उनकी ये पहुँच नहीं होगी, इनको पहुँच क्रिएट करने के लिए मध्य वर्गों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन में जिनकी बेनिफिट्स हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये इनकी रिवोल्ट होगी। वो बिल्कुल ये जो अब जो क्या कहते हैं, जो जनता दल पार्टी जो बनी थी ना, वो इसी रिवोल्ट पे बनी थी ना। ये 144 मेंबर्स थे उसके, 141 नॉर्थ इंडिया से और बिहार यूपी से थे। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ की सबसे ज़्यादा हिंदी में पढ़ाई हुई थी और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए किया था, वो समझ गए थे। उनका ये आइडिया नहीं था कि हमेशा के लिए करेंगे। ओके, एक टाइम पीरियड पे होगा।
तो सर और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भेज दिया था, मैंने उनको कुछ सलाह दिया, उसको वो अलग, उसको भूल जाइए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ 50% से आगे ना जाइए, नहीं तो रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। अगर सभी जॉब्स रिजर्व्ड हैं तो इसका रिजर्वेशन का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट तो उससे वो खुश हो गए थे, उन्होंने कहा कि हमने कुछ अच्छा किया है। तो गवर्नमेंट गिर गई, भाजपा तो इनके साथ खेल रही थी कि हमें राम जन्म। उस वक्त देवीलाल भी थे ना सर? देवीलाल भी थे, देवीलाल भाई इनके तो सब खिलाफ थे। देवीलाल के पीछे लगे हुए थे, चंद्रशेखर इनके पीछे लगे हुए थे। और जो जिन्होंने असल जनता पार्टी को बनाया, वो क्या कह रहा, क्या कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रेड्डी, नहीं वो मेरे नज़दीक के दोस्त थे, बुढ़ापा आ गया, ये नाम नहीं एकाएक आ जाएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। उन्होंने वो बाद में उन्होंने ये मीटिंग्स होल्ड करने लगे अपने घर पे, जिसमें लोग आते थे, और उनसे 2-2.5 साल के में सिर्फ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बातचीत होती थी, और उससे उन्होंने जनता दल निकाला। जनता दल इश्यू बेस्ड पार्टी थी बिल्कुल 100%, पर रही नहीं तो क्या करते। ये भी भाजपा के साथ उनका साथ देना पड़ा था। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि साउथ में सिर्फ 3 सीट मिले हैं और 141 नॉर्थ में मिले हैं, 144 टोटल था, तो वो समझ गए कि भाई यहाँ तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे उस वक्त। हम कुलदीप नैयर, हम और कुछ और लोग गए थे उनको परसुएड करने के लिए कि आप ये प्राइम मिनिस्टरशिप लीजिए, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को लाने के लिए। तो आप लोग देवीलाल को क्यों नहीं बनाना चाहते थे? देवीलाल तो शुरू से ही बिल्कुल करप्ट थे। उनमें कोई बनाने का सवाल नहीं उठता था। एक तो वीपी सिंह ने, क्या कहते हैं, हमारे जो दोस्त थे, अमिताभ बच्चन को हराया था, और किस तरीके से हराया था इलाहाबाद में, 1,60,000 वोट से हराया था। तो उसके बाद तो और तब दूसरा वो जाने माने थे, वो प्रिंसिपल्स पे रिज़ाइन किए थे, पढ़े लिखे थे प्रिंसिपल्स माने ये बहुत टोटली ऑनेस्ट आदमी थे। यूपी में बहुत कड़ी चीफ मिनिस्टर की थी, उसको भी लोग माने समझते थे कि इनमें पावर है, पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है और आइडियल्स हैं। उनमें एक कौड़ी रिश्वत कभी नहीं लिया था उन्होंने, एक कौड़ी नहीं लिया था। ये तो था। तो सर मैं इसी बात को एक लीड करता हूँ थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री से, कि जैसे आपने जॉब्स और ये सारी बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात करता हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया है 1648, और यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेट बनाओ, आपस में कम से कम लड़ मरो तो नहीं। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद में सारा डेमोक्रेसी हुआ वहाँ पे भी और अपने यहाँ पे भी। और फिर आप बुक में लिखते हैं कि 60s में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब उन कंट्रीज में वो ज़्यादा शुरू हुआ जहाँ पे आप फैक्ट्री लगा सकते हो, और फैक्ट्री लगाने के साथ साथ में आपको लेबर मिल जाएगा, चीप लेबर मिल जाएगा। तो वहाँ से ये पूरा राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। देखिए, कैपिटलिज्म की बढ़त जो हुई है 4 फेजेस में हुई है अभी तक। अभी 5वां ग्लोबलाइजेशन 5वां और आखिरी फेज है। पहले सिटी स्टेट कैपिटलिज्म रही थी वो, और इटली इसकी सेंटर थी। इसमें और ये सिटी स्टेट्स एक दूसरे से 200 साल लड़े, और 1400 कुछ न कुछ 72 में एक ट्रीटी ऑफ लोदी साइन किया गया, जिससे कि इनकी लड़ाई सब ख़त्म हो गई। उसमें रोम और फ्लोरेंस की जीत हुई, पर और जेनोआ की हार हुई। ये सबसे पावरफुल नेशन थे। जेनोआ के लोग इनके मेन फैमिलीज और मुल्कों में चले गए, और वहाँ से वो फाइनेंस, क्योंकि ये लोग सब फैमिली रिलेटेड थे। अब वहाँ पे जब कैपिटलिज्म में वो ये बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तब इनके फेयर्स होने लगे। मेले में ये लोग ले जाते थे
सामान अब बेचते थे, और ये पूरे यूरोप में फेयर शुरू हो गए थे। इसका नाम था पियाचेंसा फेयर्स। हाँ, Okay. पियाचेंसा एक जगह है इटली में, पहला फेयर वहाँ हुआ था, उसका नाम था, से वो इसको कहते हैं। अब इन फेयर्स के बाद आप अगर सोना चांदी में आप अपना रकम लें और आप फिर घर जा रहे हैं, तो डाकू आपको पकड़ेंगे ना बीच में कि नहीं? बिल्कुल। तो जनों की फैमिली ऐसी थी, क्योंकि ये लोग सब अब फैले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम चिट देंगे, अच्छा। आप हमें यहाँ पैसे दे दीजिए, हम आपको चिट देंगे, वहाँ पे वो लोग आपको पैसे दे देंगे। लाइक हुंडी। एग्जैक्टली लाइक हुंडी। या यूरोप का हुंडी उस वक्त शुरू हुआ था फर्स्ट स्टेज में। अब वो सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और प्रोडक्शन स्केल बढ़ता गया, ये छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में ये रह नहीं पाया। तो तब वो सेंटर ऑफ कैपिटलिज्म इटली से हॉलैंड को मूव कर गया। ओके। वहाँ पे एम्स्टर्डम में। हाँ, और थर्ड तब फिर नेक्स्ट फेज में, थर्ड फेज में वो वहाँ से लंदन में गया। सो लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम अबाउट बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। हाँ, 1800 से, जबकि ये फाइनेंशियल हाउसेस लंदन से ऑपरेट करने लगे, एम्स्टर्डम से नहीं। काम वही हो रहा था, पर वो स्केल बढ़ा जा रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा जा रहा था। हाँ, तो इससे बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम इससे उभर के निकली है, समझे ना? तो जब फाइनेंशियल सेंटर लंदन बन गया, तब लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ कैपिटलिज्म। ये दैट वाज नेशन स्टेट कैपिटलिज्म। अब इसमें जब और मुल्क इसका नकल करने लगे, इनमें लड़ाई हो गई, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश को इसको रोकना पड़ा, तो टैरिफ, कस्टम्स बैरियर वो सब उन्होंने बनाए। तब ये इनको लोग आने लगे काम करने के लिए, गरीब लोग, जहाँ की इंडस्ट्री हो रही थी। तो जब और मुल्कों से आने लगे, तो उन्होंने वो टैरिफ, क्या कहते हैं, कस्टम्स बैरियर, मैंने पासपोर्ट बैरियर बना दिया। 1880 के बाद ये पासपोर्ट्स बने, ये लोग रोकने लगे। अच्छा, ये पासपोर्ट 1880 के बाद शुरू हुआ? पहला तो अमेरिका ने किया चीनियों के खिलाफ, फिर यूरोप में, इसके बाद ये फैल गया। तो अब इस थर्ड स्टेज में नेशन स्टेट्स जो थे, ये एक दूसरे से लड़ने लगे, और इसका कल्मिनेशन हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसकी सेकेंड कल्मिनेशन बिकॉज ऑफ हिटलर एंड नाज़िज्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिड नॉट फिनिश the conflict between Britain and Germany for supremacy in the nation state era. समझ गया ना? वो लड़ाई खत्म, एक तरह से खत्म ही नहीं हुई। और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जब कि टोटल तबाही हो गई, उसको बांट दिया गया, तब खत्म हुआ। और तब 30 साल नेशन स्टेट पीरियड में बहुत ही प्रगति हुई यूरोप में और अमेरिका में। उसके बाद इनके वेजेस इतने बढ़ गए कि अब, और तब मेन टाइम में एजुकेशन से साउथ ईस्ट एशिया में खास करके एक वर्किंग क्लास निकल गई थी, जो कोई बहुत इंटेलिजेंट थी, और इनके वेजेस 12-16 गुना थे। अच्छा। चीन, माने सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनसे। तो ये इनकी कंपनीज अपना पूरा ऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया में ले गए, और वहाँ से फिर लौटा के भेज रहे थे सामान। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज अब कैपिटलिज्म, अब इनका काम था कि हम जो नेशन स्टेट के बैरियर्स हैं, इनको ख़त्म करना है, कस्टम्स बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स ख़त्म करना है, और नेशनल बैरियर्स ख़त्म करना है। अब क्या हो रहा है कि उस फेज़ में आ गए हैं कि ये इकोनॉमिक कैपिटलिज्म पूरे साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में भी आ गया। हाँ, हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत ही हुआ है। पर अब इनकी प्रॉब्लम है कि इन पे कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट्स अलग हैं। हाँ, तो अब वियतनाम वॉर से शुरुआत से ये क्या हो रहा है कि
जो भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट निकलता है उसको ये लोग ख़त्म कर देते हैं। यूरोप, मिडल ईस्ट में आपने पहले तो सोवियत यूनियन की तबाही हुई, वॉर्सो पैक्ट के सब कंट्रीज से सोवियत यूनियन निकल गई। वॉर्सो पैक्ट वाले कंट्रीज़ को इन लोगों ने शामिल कर लिया नेटो एंड यूरोजोन के द्वारा। हाँ, अच्छा, इसके बाद जब यहाँ उससे आगे जाते हैं तो देखें अब इनका चीन से और रशिया से लड़ाई है। और मिडिल ईस्ट में क्योंकि इजराइल इनके पार्टनर है, जो भी मुल्क और सब सेक्युलर मुल्क है, लिबिया सेक्युलर हो गई थी, सीरिया तो पहले से ही सेक्युलर थी, और क्या क्या कहते हैं, इजिप्ट सेक्युलर हो रही थी, उसने इस्लामिक मूवमेंट को उन्होंने क्रश किया था मिलिट्री ने। और अब यमन में सब में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया, लेबनान में लड़ाई शुरू कर दिया, और इजराइल के द्वारा इनको अपने काबू में ला रहे हैं। तो इस फेज में नेशन स्टेट कैपिटलिज्म को, ग्लोबलाइजेशन इज डिस्ट्रॉइंग नेशन स्टेट स्ट्रक्चर्स इन स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। और चीन इनका सबसे बड़ा शत्रु है। चीन किसी से लड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसकी पूरी डेवलपमेंट ये क्या कहते हैं, इससे भी है, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट से भी है, मैन्युफैक्चरिंग पर एक्सपोर्ट के लिए। अगर वॉर हो गया तो एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि जहाज वहाज नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो चीन तो सबसे ज़्यादा पीस चाहती है, इसको कोई काबू करने को तैयार नहीं है। कहते हैं पावरफुल हो रहा है ये क्यों, इसलिए ये ज़रूरी हम पे हमला करेंगे। और पूरे यूरोप में इन्होंने ये भय कर दिया है कि फैला दिया है कि चीन और रशिया अगर एक साथ हो गए तो ये पूरा एशिया को ले लिया उन्होंने। तो ये लोग ज़रूर हम पे हमला करेंगे, इसीलिए पहले इन्हीं को ख़त्म कर दें। ये हो रहा है। ये अभी जो मुल्क है, जो हो रहा है, ये तो तबाही वाली बात है। कभी ना कभी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जब वो होगा तो दुनिया की तबाही हो जाएगी। हम लोग बाहर निकले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ के बाहर निकले हुए हैं। अब मोदी जी समझ रहे हैं कि चीन हमारी शत्रु नहीं है, हमें इनसे और रशिया के साथ हम काम कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं भी होंगे क्योंकि हम हैं डेमोक्रेसी, और हमारे रिश्ते वेस्टर्न कंट्री से भी हैं, इनके साथ भी बनाना है और बन गए हैं, अच्छे बने हुए हैं कोल्ड वॉर के टाइम से। हाँ, तो अब इंडिया एक मिडिल मैन रोल प्ले कर सकती है, और ये जो आने वाला जो लड़ाई है उसको रोक सकती है। पर ये दूसरी किताब में है, इसमें नहीं है। उसके जो मैंने कह रहा था ना, उसमें विंड एंड बायोमास, उसमें एक चैप्टर में इसका जिक्र बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। ओके। और 2005 में मैंने एक किताब लिखी थी, ट्वाइलाइट ऑफ द नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन, केओस एंड वॉर। ओके। और उसमें ये जो होने वाला है, ये सब जब मैंने आपको बताया था, वो मैंने उसका फोरकास्ट किया था। अच्छा। और वो किताब बाहर, यहाँ तो कम ही बिकी क्योंकि अब हिंदुस्तान के बारे नहीं थी, पर बाहर काफ़ी बिकी थी वो। अच्छा। और 2005 में मैंने देख लिया क्योंकि वो पिछले 4 फेजेस को मैंने एनालाइज किया था ना, तो मैंने देखा कि जो लड़ाई यहाँ शुरू हुई थी, हर एक फेज में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वो 3rd फेज को ख़त्म करने के लिए था। अच्छा, उस वक्त किस तरीके से हम एक दूसरे की तबाही कर लिए हैं, और किस तरीके से हम लोग इसको अब शांति लाएं जिससे कि हमारी प्रगति हो सके साथ साथ। और यूनाइटेड नेशंस चार्टर ये 4th फेज के एंड में, जब जर्मनी को ख़त्म हो गई थी सेकेंड वॉर के बाद, उस वक्त बनी थी। अब वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर में हर एक आर्टिकल को सबसे बड़े मुल्क हैं वही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। हाँ, है ना। हम लोग तो यूएन के बारे में बात करते हैं, वीटो कौन करता है? सिर्फ यूएस करता है। हाँ, 13 दफ़ा उसने जो गाज़ा में हुआ उस पर उन्होंने रेजोल्यूशंस को वीटो किया है।
ये तो चंडाल हो गए हैं, ये सिविलाइज लोग नहीं रहे हैं, चंडाल हैं ये। तो सर पॉलिटिक्स तो हमेशा ही चंडालों का खेल रहा है। नहीं, पर ऐसे बड़े चंडाल हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे चंडाल छोटे मोटे हैं। अच्छा सर छोटे मोटे हैं, उनसे गपशप भी हो सकती है, उनसे दोस्ती भी हो सकती है, उनसे मजाक भी हो सकते हैं, पर अपना उनको पैसा बनाना है, वो बना रहे हैं। अच्छा। और वो लगे हुए हैं खुशी से। तो इसीलिए डेमोक्रेसी चल रही है, क्योंकि ये लोग वैसे नहीं है। और हम ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई, इसका कोई परछाई नहीं है जो दुनिया में हो रही है, और खैरियत है। वो तो है सर। जैसे दुनिया में आजकल क्या होता है कि रिलीजन को उस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता, पर हमारे यहाँ जो है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन्स बाय पॉलिटिशियंस, ये कब से शुरू हुआ और आज के दौर में आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो सिर्फ भाजपा कर रही थी पहले, भाजपा का ये बात चली नहीं। अभी भी असल में रिलीजन के बेसिस पे ये नहीं जीत रहे हैं। जीत रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में बिछोड़ इतना ज़्यादा है। भाई इनकी वोट क्या है, 36% है। 36% कुछ नहीं है। अगर ऑपोजिशन कंबाइन कर जाए ना, और पूरे ऑपोजिशन में नहीं, अगर 2-3 बड़े पार्टीज कंबाइन कर जाएं, नीतीश का कांग्रेस, और क्या कहते हैं ममता और ये और चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु में स्टालिन, हाँ, तो ये 5 साथ हो जाए तो बीजेपी का जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। पर सर वो ग्लू कौन सी है जो इन पांचों को एक साथ जोड़ेगी? ग्लू है सेक्युलरिज्म। नेता नहीं, नेता आप देखिए, नेता बाद में बनेगा, पहले तो आप जीतिए, उसके बाद नेताबाजी कीजिए। अच्छा। ये नेताबाजी पहले कर रहे हैं, और इसको और खास करके कांग्रेस में और लोगों को दूर कर देते हैं, धक्का दे रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और कांग्रेस तो सबसे बड़ी बीजेपी की एलाई है, नॉट द लीडरशिप। इनके जो छोटे नेता हैं ना, सब इनके बीजेपी का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास आरएसएस के वॉलंटियर्स अभी भी हैं। उनको असल में पैसे जो लोग बना रहे हैं खूब कस के, पर पैसे, ये मोदी की पैरानोया है। उनकी एक वो डर है कि हम कभी अगर निकल गए तो हम पे पूरे जो केसेस हैं अहमदाबाद, हमारे सिर पे फिर से सवार हो जाएंगे। वो कभी अब सत्ता से निकलना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में नहीं निकलना चाहते हैं। वो कुछ भी करेंगे सत्ता में रहने के लिए, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सत्यानाश करना है तो वो भी करेंगे, और कर रहे हैं। ओके, समझ गए ना? तो सर जो आइडियोलॉजी आप बता रहे थे कि उनकी जो 5 लीडर जो सेकुलरिज्म और ये पर इसके इसी वो सेकुलरिज्म, हम बाकी जो पार्टी से सब सेकुलर हैं, और इसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। और ये क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ का कोई लड़ाई नहीं है, तमिल वर्सेस द्रविड वर्सेस एरियन, ये सब कुछ नहीं है। तो वो असल हिंदुस्तान है। इसको भाजपा ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि उनमें कोई लीडरशिप रही नहीं। अच्छा। और कोई माने एकता नहीं रही। और कांग्रेस अपने बल पर वो इलेक्शन में उनके वोट्स गिरते गए। 1962 में इनका वोट परसेंट था 43.8%। हाँ। उससे अब इनका नेशनल वोट अभी राहुल गांधी के न्याय जोड़ो यात्रा के बावजूद 19% है, और पिछले इलेक्शन में 13-14 था। तो अब वो कहाँ से कह सकता है कि हम ही लीडरशिप करेंगे? ये तो बाद में डिसाइड किया जाएगा। और पर लीडरशिप तो मान गई इसको, पर इनके जो सेकंड रैंक के लोग हैं वो नहीं माने हैं, क्योंकि अगर लीडरशिप में ये एकता हो गई तो हमें सब पार्टीज के ये लोग कहते हैं कि अरे भाई हमें तो कुछ सीट औरों को देना पड़ेगा। तो हमारे जिन लोगों से हम पैसे लेते हैं वो कहेंगे हम आपको पैसा क्यों देंगे? ठीक बात है, आप तो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। तो ये पैसे का खेल है। सब चीज पैसे से शुरू होता है। क्रिमिनल एक जो गलती इस ये किताब में मैंने लिखी है, वो जो एक गलती थी
और उसके बाद उसको मिसेस गांधी ने बैन ऑन कंपनी डोनेशन से और भी बुरा कर दिया। हाँ, पर उन्होंने शुरू नहीं किया। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में गलती थी और ये अम्बेडकर का काम था ये, जिसको ये लोग बहुत मानते हैं। अब मैं समझता हूँ क्यों वो कहे, पर फैक्ट इज कि जो उन्होंने किया उसका फल हम लोग अभी भोग रहे हैं। ओके पर सर इसी को अगर हम आगे, मैं उस रिलीजन वाली बात पे दोबारा आऊँगा कि जैसे आपने एक लाइन लिखी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से टारगेट किया है मुस्लिम्स को, इसकी वजह से ग्लोबल रेपुटेशन जो हिंदुइज्म की है वो बहुत डैमेज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो क्योंकि हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं था। ये देखिए, हिंदू धर्म में प्रीस्टहुड है ही नहीं। हाँ हाँ, दुनिया में 2 तरीके के रिलीजन हैं, 7 बड़े रिलीजन हैं, प्रोफेटिक, मेसियानिक एंड मिस्टिक। हिंदुइज्म मिस्टिकल धर्म है, बुद्धिज्म मिस्टिकल है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म मिस्टिकल है, हाँ, और जैनिज्म, ज़ेन वो भी मिस्टिकल है। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम ये प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं। माने एक आदमी ने भगवान की आवाज़ सुनी और लाए हैं। अब उस आवाज़ के ज़रिए इनकी एक प्रीस्टली क्लास सब में बन गई है। मुल्ले हैं, प्रीस्ट, कैथलिक प्रीस्ट हैं। रोम में जो सेंटर था, ये अभी तो बहुत लोग बात कहते हैं उसके बारे में, ये इतना करप्ट था, भारी आतंक था इतना क्रिमिनल था। ये और लोगों को उकसा के, कोई अगर उनको पैसे नहीं देता था, उनके पीछे लगा देते थे कि भगवान का काम करो, उसमें उसको बर्बाद करो। स्पेन और इंग्लैंड के जो वॉर्स थी, ये इसी से शुरू हुई थी और 100 साल तक चली। ओह माय गॉड। क्योंकि स्पेन उनकी बात सुन रहा था और इंग्लैंड में वो चर्च ऑफ इंग्लैंड आ गई थी। हेनरी VIII ने कैथोलिसिज्म को ख़त्म कर दिया था ना, और वहाँ भी उसमें बहुत लड़ाई हुई। पर ये इसमें अब क्या है कि अब इस्लाम में इस्लाम को इंटरप्रेट करने वाले बहुत हैं। हाँ, और वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं। जैसे लश्कर जंग भी बनी पाकिस्तान में शियाओं को ख़त्म करने के लिए, माल ख़त्म करने के लिए। कादियानी अहमदिया थे, उनको तो नॉन मुस्लिम ही बना दिया। हाँ, और मौलाना मौदूदी, जिनको कि देवबंद से निकाला गया था, वो वहाँ गए, उन्होंने जमात इस्लामी शुरू कर दिया और पूरे पाकिस्तान में रिलीजन को उन्होंने घसीट के इंटॉलरेंट बना दिया, जो कि पहले नहीं था। फिर भी पाकिस्तान में जब मैंने एक आर्टिकल लिखा है इस पे, 280 लोग दारा शिकोह पर हाँ वो है PhD लिख रहे थे, 260 या 280। और दारा शिकोह संस्कृत के स्कॉलर थे, उन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था संस्कृत से पर्शियन में, और वो चाहते थे, उन्होंने कह दिया था कि हम दीन इलाही को हिंदुस्तान में फॉर्मली इसको हम स्प्रेड करेंगे। अगर वो रहते, औरंगजेब नहीं जीतता, तो हिंदुस्तान में अंग्रेज कभी आ भी नहीं सकते थे। वो हिंदुस्तान टूटती नहीं उसके बाद। उपनिषद का भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था ना शायद? उपनिषद का मुझे पता नहीं है, शायद किया होगा। मेरे को प्रोफेसर इरफान हबीब बता रहे थे। देख लीजिए, देखिए क्या, मैं ये जानता नहीं था, आपने मुझे बताया है, मैं और भी खुश हूँ सुन के। देखिए, हमारी जो धर्म है ना, धर्म में एक ही चीज़ है, ड्यूटी, कर्तव्य। आप औरों की तरफ कर्तव्य, नेचर की तरफ कर्तव्य, यूनिवर्स की तरफ कर्तव्य, और स्वधर्म, अपने तरफ कर्तव्य। स्वधर्म सबसे बड़ी चीज़ है, अपने कॉन्शियस को फॉलो करो। अगर वो ना करें तो असल में मैंने देखा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत बूढ़ा हो गया, जो लोग हमारे साथी थे बचपन में, और जो ये नहीं माने, अब उनके चेहरे में मैं देखता हूँ, जो उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने की है, सब तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है। सच बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो बहुत 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 माने जाने लोग हैं इंडस्ट्री में हैं, और बात करूँ। तो सर ये चीज़ आम लोगों को समझ क्यों नहीं आती, हिंदुस्तान के लोगों को?
कि देखिए जो पार्टीशन का जो अंग्रेजों ने शुरू किया ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये दोनों एक ये जैसे कि जहर का पुड़िया हिंदुओं को मुसलमानों को दोनों को खिलाया गया, हाँ, और उस पर पार्टीशन हो गया। पर ज़्यादातर मुसलमान एक तो जाना नहीं चाहते थे, सबसे ज़्यादा पंजाब से गए, उनको निकाला गया हमारे पंजाब से, और उधर से सिखों को निकाला गया। बल्कि पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा था आप इस पार्टीशन लाइन को रावी रिवर पर मत डालिए, तब 50% सिख उस तरफ रह जाएंगे और वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। तो और अगर आप इसको चिनाब पे डालते अगली नदी पे, तो 90% से सिख इधर होते और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको, वो उन्होंने बहुत कोशिश किया। मेरी एक और किताब है कश्मीर 1947, द ओरिजिन ऑफ अ डिस्प्यूट, इसमें मैंने बहुत डिटेल में दिखाया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने साइट किया है उसमें, ब्रिटिश लाइब्रेरी से और इंडिया से। तो उन्होंने कहा था कि माफ़ कीजिए, मैं भूल गया मैं क्या, रावी एंड चिनाब रिवर। हाँ, अगर आप चिनाब पे डालें तो 90% इधर होंगे। अब वो नहीं माने, रावी पे डाले, उन अंग्रेज विस्फोट बनाना चाहते थे हम लोगों के बीच में। और सिख जो इधर, तब जो लड़ाई शुरू हुई, माने लोग जब लोग जान गए कि भाई ये होने वाला है और हिंदू इधर आएंगे और सिख मुसलमान उधर जाएंगे, दोनों तरफ में इनकी ज़मीनें लेने लगे लोग, इनके घर लेने लगे, और लड़ाई दंगा तो उसके लिए हुआ, ये रिलीजन पे नहीं हुआ। और तब ये डिसाइड किया गया कि ये तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब मुसलमानों को पंजाब छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा और सब सिख को वहाँ से, सिख और हिंदू यहाँ आना पड़ेगा। और इस ट्रांसफ़र में 9/10 जो लोग मारे ना, इसमें हुआ। इन पर डाकू लोग हमला किए, क्योंकि जानते थे कि ये जा रहे हैं अपना सब कुछ लेके। सब कुछ क्या है, उसे बैंक अकाउंट तो नहीं रहते थे, जेवरात थे और कैटल थी। तो औरतों को पकड़ते थे, उनके जेवरात छीनते थे, इनको मार डालते थे या अपने यहाँ बेटियों को ले जाते थे। और दोनों तरफ हुआ, मुसलमानों ने ज़्यादा किया, और इनकी कैटल चोरी होती थी। और सिख और मुसलमान उस तरह से वो कैटल में नहीं थे ना, वो इधर वाले जो कृषक थे वो मुसलमान थे, पूरे बिहार यूपी में। वो माने वो बसे हुए थे और बिल्कुल पीस था। अब देखिए जो रह गए हैं, वो उनमें सुन्नी शिया राइट एक भी नहीं होता है, और वहाँ पे वो शिया को मार रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम राइट पहले हुआ, काफ़ी हुए, क्योंकि दंगा के बाद उसके आफ्टर शॉक्स थे ना। पर 1960s में करीब ख़त्म हो गया था, एंड ऑफ 60s में, माने 30 साल लगे ख़त्म होने में, हाँ 25-30 साल, पर ख़त्म हो गया था। उसके बाद भाजपा इसको फिर से माने स्टार्ट किया। बिल्कुल, ओके। एक चीज़ सर, हमारे समाज में आज भी लोगों को ये नहीं समझ आती कि रिलीजन और कल्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं। उनको वो इतना मिक्सअप कर देते हैं, माइथोलॉजी को रिलीजन मानने। देखिए हमारे रिलीजन में तो कहते हैं कि सब जो अच्छा आदमी है वो अच्छा हिंदू है। स्वामी विवेकानंद ने ये शिकागो में 1893 में फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स ने बोला था। और मैंने जो कोट किया है इस किताब में, 9th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स टोक्यो में, उससे मैंने कोट किया है। तो मैंने तब अब तक 9 हो गए हैं, पर पहला हुआ 1893 में शिकागो में। उसने उसके बाद जब उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में ये है, सब अच्छे हैं, तो मैंने कोई भी अच्छा आदमी अच्छा हिंदू है। हाँ, हिंदू धर्म में और कुछ नहीं चाहते, ये चाहत है। और तब इनको न्यूज़पेपर वाले कहें, इसका मतलब है कि अगर आप जू हैं और आप अच्छा आदमी, तो अच्छा, तो वो जू नहीं है, वो भी हिंदू है क्या? विवेकानंद जी सोच के कहा हाँ, वो भी अच्छा हिंदू है। तब उन्होंने कहा कि any good man in the world, any man who lives by good principles is also a Hindu. और ये जो उन्होंने बोला, ये पूरे दुनिया में छा गया।
और जबकि मोदी जी गए थे पहले ओबामा से मिलने के लिए 2014 में, ओबामा ने उनको फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक दैट केम आउट, वो जो अब द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, जिनमें स्वामी विवेकानंद का स्पीच था विच बिकेम वर्ल्ड फेमस, वो उन्होंने इनको प्रेजेंट किया इशारा देने के लिए कि देखिए आप इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए हिंदुस्तान में। तो मोदी तो ना पढ़ते हैं ना पढ़े लिखे हैं, वो क्या समझेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया ये सब। पर आरएसएस, आजकल की जो आरएसएस है वो इसमें नहीं मानती, इसको नहीं मानती है। भागवत जी से देखिए वो क्या कहते हैं। हाँ, कि कई स्पीचेस मैंने इसमें कोट किए हैं। हाँ, है इसमें। हाँ, ये वो टाइम खत्म हो गया। और मोदी जी इसको यूज़ कर रहे थे क्योंकि अहमदाबाद में, गुजरात में इनका इससे बहुत सक्सेस हुआ था। सोचते हैं पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। ओके। गुजरात मैंने इस पे दिखाया, किताब में दिखाया है, इसमें बहुत स्पेशल कंडीशंस थे। 2 तरीके के आर्म्ड गैंग्स हो गए थे। एक हिंदू जो कि लिकर, इलिसिट लिकर बनाते थे क्योंकि प्रोहिबिशन था, और एक मुस्लिम जो कि स्मगलिंग करती थी। और दोनों के पास पैसे थे, दोनों के पास बंदूक थे। तो पुलिस को इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत कड़ी पुलिस बननी पड़ी। और इन लोगों को वो जो फेक एनकाउंटर पहले भी होता था। हाँ, पर मोदी के टाइम में खास करके जो हुए उनका हम लोग बहुत नोटिस किए, और इसके पॉलिटिकल कारण हो गए थे। ओके सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, और जो मतलब इतना स्ट्रेंथन किया जिसने इस हिंदुस्तान को, कि जो समाज इतनी सदियों से पूरा गैर बराबरी के ऊपर चला आ रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और उसने सबको बराबरी का हक दे दिया। और वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक नई रेवोल्यूशन के तरीके से हर रोज उभर के आ रहा है। हो रहा, हम लोग कोशिश जारी है, जैसे कहते हैं ना, 80 साल के बाद कोशिश जारी है। इसका मतलब है कि हमने कुछ गलती तो की पहले वो गलती थी कि हमने एजुकेशन पर जोर नहीं दिया, और ख़ास करके एजुकेशन में हमारे यहाँ 12 या 13 मुख्य भाषाएं हैं, हाँ, है ना। अब अगर आप हिंदी में MA भी किए हों, PhD भी किए हों, अगर आप किसी कंपनी में जाएं या गवर्नमेंट पे भी जाएं, और आपको किसी और गवर्नमेंट को लिखना है या कंपनी को लिखना है, आप किस भाषा में लिखेंगे? उसी में उन्होंने कहा कि हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज बनेगा, वो बना ही नहीं। शास्त्री जी ने देख लिया, मैं तो वो स्पीच सुन रहा था ऑल इंडिया रेडियो में, उन्होंने स्टॉप कर दिया बिल्कुल इसको 1965 में। तो उसके बाद हम लोग मान गए कि हर मुल्क में नेशनल लैंग्वेज भी काम होगा, और कनेक्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी नहीं स्कूल में सिखाएंगे बच्चों को, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे। ये भी है। और सिर्फ ये 4 स्टेट्स जो हैं, 4 या 5 नॉर्थ के, इन लोगों ने इसमें गद्दारी की बच्चों के साथ, अंग्रेजी नहीं सिखाया। तभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, मे बी 80% इन 4-5 स्टेट्स में है। हरियाणा में हाईएस्ट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हरियाणा, पंजाब में उतना बुरा नहीं है, पर वहाँ इंडस्ट्री गई नहीं ना, क्योंकि 20 साल तो वो बुलूस्ट्रा के बाद यहाँ ये टेररिज्म चल रहा था ना, कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं जा रही इसीलिए। अब पर बाकी माने ये अगर देखें इन 4-5 स्टेट्स में सबसे मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट तो यही है ना। ये भी है। तमिलनाडु में कम है, बहुत कम है। केरला में बहुत कम है। केरला से लोग जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, गल्फ से पैसे भेज रहे हैं, और एजुकेशन बहुत अच्छा है। इंग्लिश 100% के लोग जानते हैं। मेरे जो अभी मैं मेदांत में था, मेरे सब नर्स केरला के थे। वेल फ्लुएंट, वो हिंदी सीख जाते हैं आगे, पर अंग्रेजी पहले से बोलते हैं और पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये तो है। डॉक्टर्स भी अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी अंग्रेजी बोलते हैं।
अंग्रेज़ी के बगैर चलेगा नहीं। यूरोपियन यूनियन में मैं एक साल में साइंस पो में पेरिस में बेशक पढ़ा रहा था। हमारे उनका रूल है कि हर यूनिवर्सिटी में 50% ऑफ द कोर्सेज मस्ट बी इन इंग्लिश, और सब बच्चों को सब स्कूल वो जब उन्होंने कर दिया, सब स्कूल्स में अंग्रेज़ी पढ़ाना ही पड़ा, लाजमी हो गई। और 5-7 साल में इसका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो हमारी क्लास में 3-4 बच्चे थे, 40 लोग थे क्लास में, जो अंग्रेज़ी बहुत कम जानते थे। तो और वो समझ नहीं पा रहे थे, हमें तो अंग्रेज़ी में बोलना ही था। उन्होंने कहा कि और आप फ्रेंच, तब मैं बताता हूँ। तो मैंने बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा कि देखिए ये 3-4 लड़के लड़कियां हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको मैं क्लास के बाद फ्रेंच में मैं इनको समझाऊं क्या, क्योंकि मैं फ्रेंच बोलता हूँ। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा। इनको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई तो हिंदी में होती है। हाँ, ठीक बात। बीए में भी और हर जगह हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश पेपर को हिंदी में क्वेश्चंस हिंदी में लिखे जाते हैं। शाबाश। नहीं सर, इंग्लिश लिटरेचर के जो लेसन्स हैं वो भी ट्रांसलेट करते हैं। इस तरीके से होता क्या है। कहें। दूसरा ये चीज सर, जो डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जितना दिल्ली में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उतना इसकी इम्प्लीमेंटेशन गांव में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्लाइंटलिस्ट लेयर है ना, जिन पर ये पूरी पॉलिटिकल सिस्टम निर्भर है आजकल, उनको अपने पैसे से मतलब है। गांव वाले इसमें नहीं आते हैं। ये एक नई मिडिल क्लास है। कुछ गांव में है, ज़्यादातर छोटे शहरों में है, हाँ, और बड़े शहर में तो है ही। और इसीलिए गांव के बारे में कोई सोचता नहीं है। और कभी और मैं आपको बताऊंगा, इसमें हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू हो रहा है जिसमें कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और बहुत चीज़ें पराली को गैसिफाई करके, जो जला के नहीं पर एक दूसरा प्रोसेस है, गैसिफाई करके सब उससे मिल सकता है। और गांव में 20-20, 30-30 जॉब्स बनेंगे इससे, परमानेंट जॉब्स, और इनकी आमदनी डबल हो जाएगी। पूरे गांव की आमदनी डबल हो जाएगी। पर इस प्रोजेक्ट में मैं इसको गौर से देख रहा हूँ, मैं जाके देखता भी हूँ क्या है, और जब ये हो जाएगा इसके बारे में लिखूंगा। ओके, ग्रेट। क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बेरोजगारी है, ये कृषि के जो क्रॉप रेजिड्यूज कहते हैं ना, जो पराली जो रह जाती है उससे, और फॉरेस्ट्री में भी जब पेड़ कटते हैं 50% तो आपको जाता है माने इंडस्ट्री में, बाकी 50% तो वहीं रह जाता है। फिर लोग जलाते हैं, रात को अपने सेकते हैं अपने आप को इसमें। भाई अगर उसको भी आप गैसिफाई करें और पराली को गैसिफाई करें, उससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, हाइड्रोजन आता है आपको, और इनसे आप कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि सब बिल्डिंग ब्लॉक्स दुनिया के, सब चीज़ों का बिल्डिंग ब्लॉक्स यही दो एलिमेंट्स हैं। ये बेसिस है। बेस है। ओके सर, ही आल्सो वांट टू आस्क अबाउट बायोमास। जी हाँ सर, जैसे जो आपकी बुक है जैसे सन, विंड एंड बायोमास है, तो उसमें हम देखते हैं कि आज के जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी बेस्ड जो सिस्टम है उससे ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। बट हम जो मोनोपोली जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी में जिन फ्यू कंपनीज की थी, हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी वही कंपनीज एक तरीके से डोमिनेट कर रही हैं। तो सिर्फ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, बट जो मोनोपोली है, डोमिनेशन है, वो उसी तरीके वो नहीं बदल रहा है। ठीक बात कहते हैं आप। देखिए, जब तक कि पराली को गैसिफाई कर, बायोमास का, देखिए इसी हमारी किताब का नाम है सन, विंड एंड बायोमास। बायोमास के बारे में कोई नहीं बात करता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, 100 साल से जानते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 19वीं शताब्दी के अंत में डेवलप किया गया था। और इसी टेक्नोलॉजी पे गैसिफिकेशन कोल उस वक्त, अभी बायोमास भी वही कर सकते हैं।
कोल गैसिफिकेशन पे से आप सब ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स बना सकते हैं, आप अपनी स्टील इंडस्ट्री चला सकते हैं उसके हीट से, और आप बिजली जनरेट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो मेन हैं, हीट फॉर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों आपको पराली के गैसिफिकेशन से आ सकते हैं, और ये सिर्फ गांव में हो सकते हैं, कि पराली आप दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं जो सोचता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट को मैं बहुत केयरफुली देख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो प्रूव हो जाए तो पूरी दुनिया में एक और रास्ता मिल जाएगा जिससे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से निकल पाएंगे। और फॉसिल फ्यूल वाले जो इसको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए 1973 से इसको वो लोग ब्लॉक किए जा रहे हैं। और इसके बारे मेरी एक पहले मैंने किताब लिखी थी, डॉन ऑफ द सोलर एज एंड एंड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड टू फियर। वो एक एडिशन हुआ, बिकी, और वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके बारे में किसी कोई जिक्र नहीं है। तो उसमें मैंने दिखाया था कि ये आप अगर बायोमास को इसमें शामिल कर लें। हाँ, ये फॉसिल फ्यूल वाले ये जानते थे। MIT में एक प्रोजेक्ट चल रहा था इसके बारे में, उसको उन लोगों ने $1 मिलियन MIT को दे के एक नया फाउंडेशन बना के रिन्यूएबल एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया। और $1 मिलियन बहुत ज़्यादा था उस टाइम, आज के 10 मिलियन या 15 मिलियन के जैसा था। तो ये 1973 में उन्होंने दिया, पर एक कंडीशन था कि ये जो एक प्रोजेक्ट जो बायोफ्यूल्स की जो मेथनॉल को गैसोलीन में मिक्स करके वो देख रहे थे कि क्या होता है, शुरुआत वहीं से हो रही थी, क्योंकि मेथनॉल आप बहुत आराम से बना सकते हैं बायोमास से, सबसे आसान वही है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को आप ख़त्म कीजिए तब ये पैसा मिलेगा। MIT मान गई। ये लोग सोचते हैं बहुत बड़े लोग हैं, $1 मिलियन के लिए मान गई। हाँ, और ये दोनों प्रोफेसर जो कर रहे थे ये लोग रिज़ाइन कर गए। और इसके बारे साइंस के मार्च 1974 इश्यू में, साइंस मैगजीन है सबसे बड़ा, उसमें पूरी कहानी निकली थी। और सर एक जैसे डॉन ऑफ सोलर एज की बात की है, तो आज के टाइम में हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो राजस्थान का जो पार्ट है जहाँ पे एक तरीके से सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी, बट आज वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं सोलर। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, लोगों को अपनी ज़मीन से हटा के जो प्रॉमिस कर रहे थे, एक भी कुछ नहीं किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसमें 2 स्टडीज़ किए हैं। ये अंबानी का फाउंडेशन है, फिर भी उसके बावजूद 2 स्टडीज़ किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है गवर्नमेंट को कि ये चलेगा नहीं। हमारी इस किताब में हम लोगों ने दिखाया है कि जो बिजली जो निकलती है, इसमें अगर स्टेट 5% सरचार्ज लगा दे, 5%, दैट्स ऑल, और वो आप जो लोग जिनकी ज़मीन पे आप लिए हैं उनमें सब में बांट दें, सन एंड विंड दोनों में, इन गांव का इन गरीबों की भविष्य बिल्कुल बदल जाएगी। और हम लोग उस किताब में दिखाए हैं कितने पैसे मिलेंगे और वो क्या उसके साथ कर पाएंगे। इवन CSR फंड भी वहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया जाता है। वो कभी नहीं। वो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, वो CSR के गुरु हैं। वो हर एक कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाता है। वो IIM बेंगलोर में 14 साल यही इसी पे वो सिखाते थे वहाँ, कोविड के पहले। और उन्होंने मुझे कहा कि ये CSR बिल्कुल बेमतलब का है। हमारा काम, हमें बुलाते हैं, कंपनी बुलाते हैं रास्ता दिखाने के लिए, जिससे कि हम लोग दिखा दें कि हमने 1% कर दिया पर हमें देना नहीं पड़े। वो तो इंडस्ट्री बन गया है, एकेडमिक इंडस्ट्री बन गया है। क्या कहें, ये मुल्क की असलियत है भाई। और सर जैसे अब डिसमेंटलिंग ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे आप बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन नहीं बनाया गया कि जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए नहीं बनाया गया, और एक हम दूसरा देखते हैं कि जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एक तरीके से जो कॉलोनियल माइंडसेट वाली जो ब्यूरोक्रेसी वही कंटिन्यू करती रही, तो जो सिविल सर्वेंट है वो जनता के सर्वेंट होने के बजाय जनता पे वही
रूल करने वाली, वो शासक हो गए हैं। रूल करने वाली मानसिक, हाँ, शासक हो गए हैं बिल्कुल। उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं की गई। तो आप मतलब ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखते हैं, मतलब डिसमेंटलिंग? ये तो एंड बीइंग द सन ऑफ एन ICS आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको टोटल इम्यूनिटी दे दिया है, और उसको कोई नहीं छेड़ता है। उसके बारे अब मेरे 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 मुझे छोड़कर और कोई इसकी बात इसकी जिक्र भी नहीं करते हैं। आर्टिकल 311 द कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने का रास्ता है जिससे कि फ्रांस और यूरोप में किए हैं। एक कोर्ट है फॉर ऑर्डिनरी क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, और दूसरा कोर्ट सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फ्रेंच में इसको कहते हैं कूर द कैसैशन। द कोर्ट ऑफ कैसैशन इज एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो उसमें जो भी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अगर ज़्यादती करें तो लोगों का हक है कि उनके ख़िलाफ़ केस आप कूर द कैसैशन में आप केस कर सकते हैं। और सब यूरोप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोर्ट्स हैं। हिंदुस्तान में हम लोगों ने कभी नहीं बनाया, क्योंकि यही लोग तो हमारे रूलर्स बन गए हैं। ये लोग शासक हैं, और ये लोग 24 साल 25 साल 28 साल 30 साल की उम्र में आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और उसके बाद कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं। मैं मसूर में लेक्चर भी दिया हूँ, और डिनर में जैसे बात करते हैं ये लोग, जैसे कि अब तो हम हिंदुस्तान को के शासन करने ही वाले हैं, आपको सीखने का काम नहीं है। वैसे बात करते हैं। वी आर द रूलिंग क्लास, रूलिंग एलिट्स। तो सर इनमें पॉलिटिकल लीडर्स की भी गलती है क्या, कि मतलब वो एक तरीके से वो इंश्योर नहीं कर पा रहे? देखिए, बहुत सिंपल है। पॉलिटिकल लीडर्स को पैसे रेज करने हैं। पैसे रेज करने के लिए उनको ये कुछ इन लोगों को राइट्स, ये छोटी मिडिल क्लास है, इनको राइट्स देना है, लैंड का सेल करना है। किसी को तो साइन करना पड़ता है ना। तो ब्यूरोक्रेसी असल में तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की सिग्नेचर पड़ती है, पॉलिटिशियन का तो सिग्नेचर नहीं पड़ता है। तो इनको आप अपने साथ लेने के लिए इनको पैसे देते हैं। जो करप्ट होने को तैयार है वो रहता है, और ये चंद लोग हैं जो करप्शन बिल्कुल नहीं सह पाए, वो IAS को छोड़ दिए हैं। हर्षमंदर जैसे हैं, एक थे वो तो गुजर गए बेचारे, आनंद भाटिया। ऐसे लोग हैं जो कि छोड़ दिए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसको छोड़ के बिजनेस में चले गए हैं, छोड़ के पढ़ाई में चले गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, पर बहुत कम है। बाकी सब जो भी IAS में हैं वो आंख बंद करके ही किए हैं। अपने पैसे ना भी लिए हों, पर जो पैसे मिनिस्टर को जा रहे हैं या पार्टी को जा रही है, उस पर दस्तखत कर रहे हैं। वो तो सेम ही बात होगी। अगर आप गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं तो आपको करप्ट होना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप। मान जाइए 99% हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे आंख बंद करके साइन करती है। एक जैसे ये हमारा असलियत है हमारे मुल्क का। जैसे आपने बताया कि जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग को मतलब इंदिरा गांधी ने बैन किया, और 1970s से अर्ली 70s से हम देखते हैं कि एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का दौर स्टार्ट होता है। बट उसी टाइम पे एक ये भी होता है कि जैसे जो OBCs हैं या फिर जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो भी एक तरीके से पॉलिटिक्स में आते हैं, जिसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेटिक अपसर्ट्स, मतलब फर्स्ट डेमोक्रेटिक। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मतलब ये दोनों पैरेलल चलते हैं एक तरीके से। तो मतलब एक साइड तो मतलब आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि 1970 से डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनी है, कि मतलब सारे क्लास। अरे बाबा, आप रिजर्वेशन कर देते हैं, स्कूल्स में करते हैं, तब इनको जॉब देते हैं। हाँ, उसके बाद इनके लड़के बच्चे होते हैं, उनको पूरा एजुकेशन मिलता है, काम नहीं मिलता। अगर वो बेरोजगारी आप नहीं ख़त्म करेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अब रिजर्वेशन को बढ़ाते रहते हैं। सेकेंड जनरेशन को अब क्रीमी लेयर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि पूरे रिजर्वेशन क्रीमी लेयर अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिनको पहले रिजर्वेशन मिला। मैंने इसके बारे में एक भाषण दिया था ट्यूरिन में, इटली में, और उस पर ऐसे ही ये बच्चे, वो ये कास्ट इन इंडिया सेमिनार था, तो ये बच्चे 3-4 वहाँ पे थे, वो उसे लड़ पड़े, क्यों नहीं हमें रिजर्वेशन मिलेगा। अरे भाई, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप ये लड़के आए थे, जर्मनी से आए थे,
इंग्लैंड से आए थे आप, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी में आप काम पढ़ रहे हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, आपको स्कॉलरशिप मिली है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नहीं तो आपको ये मिलती नहीं, आपको इसका काम ही नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप कम्पीट कीजिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं नहीं हमारे नाम दे के हमें कास्ट पूछते हैं तब हमें जॉब नहीं मिलता है। बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। कोई होनहार लड़का या लड़की हो, कोई इंटरव्यू में मैंने उसके कास्ट के बारे में जिक्र नहीं सुना है आज तक कंपनी में। और मलेशिया में मैंने देखा 1973 में मैं किताब यूएन के लिए लिख रहा था, 2 जन हम लोग गए थे मलेशिया, 3 हफ्ते रहे, और वो उस वक्त चाइनीज़ पूरी इकोनॉमिक डोमिनेंस 100% चाइनीज़ की थी, और मलेज जो थे, जो मुसलमान थे, वो सिर्फ खेती करते थे। महाथीर इसको बदलना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन पर पूरा जोर दिया, रिजर्वेशन कहीं नहीं था, पर एजुकेशन में इतना जोर दिया उन्होंने कि एक जनरेशन में ये ख़त्म होना शुरू हो गया। क्योंकि जब हम शाम को पार्टीज़ में जाते थे, हम देखते थे कि उसमें चाइनीज़ तो डोमिनेंट थे, ज़्यादा चाइनीज़ मैनेजर्स थे, पर मैनेजर भी थे, और इनमें कुछ फ़र्क नहीं था, कुछ एनविटी नहीं थी। आराम से बात, अंग्रेज़ी में एक दोनों सब बात कर रहे थे, और सब उनकी फ़िक्र और उनकी जो अभिलाषाएँ थी सब शामिल सिमिलर थे, इसके बारे में बात करते थे। कुछ नहीं रहा, ज़रा भी शत्रुता नहीं रही। इंडोनेशिया में ये नहीं किया, और ये 50 लाख चीनियों को उन्होंने मार डाला, 500,000 चाइनीज़, नहीं 5 लाख चीनियों को मार डाला, और बाकी भाग गए। ये बात ये है कि रिजर्वेशन से आप इस चीज़ को आप रोक रहे हैं, पर रिजर्वेशन के बाद और होना भी चाहिए, पर एक जनरेशन के बाद आपको किसी भी हालत में नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके फादर को रिजर्वेशन मिला है, आपको नहीं मिलेगा। और इस पे वहाँ पे हमारी बहस बड़ी हो गई वहाँ पे इन 3-4 लोगों से। और सर एक पॉजिटिव नोट पे मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब सैमुअल हैंटिंगटन है जो वो थ्योरीज देते हैं वेज ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से, तो वो बोलते हैं कि जैसे मतलब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में मतलब जो कॉलोनियलिज्म के बाद एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़े दिन तक रही, फिर एक तरीके से ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई। बट हम देखते हैं कि जैसे इंडिया में आप मतलब डिसमेंटलिंग की बात करते हैं, बट इंडिया में मतलब इवन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हम एक तरीके से मेंटेन करते आए हैं 1947 से। तो आप उसका क्या रीजन देखते हैं कि मतलब बाकी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई, बट इंडिया में सर्वाइव करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इतने अलग अलग लोग हैं माने एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, तीनों को लेके पहले से ही कि आप सिर्फ एकोमोडेशन के थ्रू एक मुल्क बना सकते हैं। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और भी लंबा होता जाता है। और इस सर्च में कि कोई भी कहीं भी अगर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में कोई माने डिफरेंस रहे तो उसको मिटाना है हमें, जिससे कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होए। और हिंदुस्तान में दूसरी बात है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट बैरियर्स कभी नहीं रहे हैं, इसलिए एक मार्केट, पूरे हिंदुस्तान का एक नेशनल मार्केट 500 साल से रहा है। क्योंकि बीच में हिमालय तो हैं, उसके बाद इस तरफ कोई बड़े पहाड़ नहीं है, और 4 बड़े रूट्स थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाँ, वो उनमें ट्रेड बहुत पहले से हो रही है। हाँ, तो इसीलिए और अगर सबको आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रखने दें, तब इकोनॉमिक आइडेंटिटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो हमारी फेडरलिज्म एक एथनो फेडरलिज्म कहते हैं ना,
culture and history को लेके अगर आप कल्चर एंड एथनिसिटी को लेके अगर आप डेमोक्रेसी बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इकोनॉमिक्स में सब शामिल हो जाते हैं, जैसे मलेशिया का मैंने आपको कहा, और रिजर्वेशन का भी वही रास्ता है ख़त्म करने का। मैं तो आपको कहता हूँ, अगर अंग्रेज़ी में जो आजकल तो इमर्शन कोर्सेज हो गए हैं, 1 महीने में आप फर्स्ट क्लास अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। आप स्कूल में कंपल्सरी कर दीजिए कि फाइनल एग्जामिनेशन अंग्रेज़ी में दिया जाएगा, माने 10th एंड 12th। और देखिए कैसे एक महीने में बच्चे जो 7, 8, 9, 10 साल के इतनी जल्दी सीखते हैं, 1 महीने में अंग्रेजी सीख जाएंगे। ये आजकल के जो कोर्सेज हैं इमर्शन कोर्सेज हैं, माने कि 1 महीने के लिए और कोई भाषा बोल ही नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे कोर्सेज हैं। पर सर ये करते ही नहीं, इनसे तो वोट थोड़े ना मिलेंगे। नहीं, वोट ज़रूर मिलेगा, पर ये लोग इनकी जो अभी जो स्मॉल कैपिटलिस्ट के जो राज है वो टूट जाएगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, और यू वांट टू आस्क वन मोर? ऑल डन। हाउ डू यू सी योर लेगेसी? 1938 दरभंगा, बिहार से बंगाल की तरफ जाने वाले दर के ऊपर आपका जिला, फिर ICS के बेटे, फिर यूनाइटेड नेशंस, दोन स्कूल, मॉडर्न स्कूल, सेंट स्टीफेंस। एक बार और एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिए, ब्राह्मण है। मेरा कर्तव्य है ये सब जो इसीलिए मुझे जर्नलिज्म छोड़ना पड़ा असल में फाइनली, इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरा कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों को, ये जो खामियां हैं हमारे मुल्क में, इनको दूर करना। जहाँ तक मैं लिख के कर सकता हूँ मैंने कोशिश किया करने का। एक आदमी क्या कर सकता है, मैं किसी लड़के तो नहीं हो सकता है ये। इस किताब का लक्ष्य यही है कि लोग पढ़ें, सोचें और कहें कि हम देखिए किसी ने हमें अपना चेहरा दिखा दिया, डेमोक्रेसी का असल चेहरा दिखा दिया। डिसमेंटलिंग हो रहा है पर डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है हिंदुस्तान में, मान जाइए। इसको आसानी से डिसमेंटल नहीं हो सकती है, कोशिश जारी है। यही मैं कह रहा हूँ, और ख़ास करके इस गवर्नमेंट में, और पिछले 5 साल में ख़ास करके आफ्टर द सेकेंड इलेक्शन ना। तो सर ये आपकी लेगेसी पे बात हो रही थी, आप मेरे को ये बताइए, आपका इतना लंबा जो जीवन रहा है, इसमें से कौन सा पीरियड आपको सबसे अच्छा लगा, जिसको जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो आपको? मज़ा क्या होगा, मेरी बीवी, मैं क्या कहूँ, 5 साल हमारी शादी हुई थी, और वो डांसर थी, ओडिसी करती थी। वो डेमास्कस में गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक बड़ा फंक्शन था वहाँ डांस करने के लिए। उसके बाद वो यौम किपर वॉर शुरू हो गया जब वो वहाँ थी, और इजरायलियों ने डेमास्कस को बॉम्ब कर दिया, और 200 लोग, 6 लाख लोगों में 200 लोग मारे गए, उसमें मेरी बीवी थी। ओह माय गॉड। तो उसके बाद तो मुझे एक बेटी है, और उसके पालन में मैं पूरा लग गया, मेरी शादी फिर नहीं हुई। और असल में एक दफ़ा कोशिश भी किया था, वो एक साल में ख़त्म हो गया, बनी नहीं बात। हाँ, और वो भी जबकि वो 23 साल की हो गई थी, उसके पहले नहीं, वो बात बनी नहीं। हाँ, क्योंकि हम बेटी के साथ बहुत हमारे नज़दीक के रिश्ते थे, और ये चली नहीं, कह सकते हैं। एनीवे, मुझे तो सिर्फ यही करना है कि जो ये सब जो चीज़ें हैं, कास्ट, रिलीजन, इनका खिलाफ करना है, मेरा कर्तव्य है। बस मैं लिख के कर सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है मेरा। और आपको नहीं लगता सर, कास्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह है डेमोक्रेसी के सस्टेन करने का? क्योंकि लोगों को लगता है कि अब की बार उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो उनके पास नंबर हैं तो रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। वो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, पर आप पॉलिसी में इनको तो आप और तो रास्ता दिखाइए ना।
डेमोक्रेसी, आप इनसे वोट लेते हैं, कहते हैं कि आप इनके सरदारों को, आप इनके हेडमैन को या जो भी हैं उनको आप पैसा देते हैं, तो ये तो पूरा रिश्वत पे चल रहा है ना। इसीलिए तो ये एजुकेशन पे कोई जोर नहीं है। जो आप हमारी लीगल सिस्टम को देखिए, 4 करोड़ केसेस एरियर्स में हैं, 120 साल लगेंगे उसको खत्म करने में। और सुप्रीम कोर्ट मज़े में कहती है चलो हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। देखिए, एक केस केजरीवाल के खिलाफ 31 कोर्ट्स में बीजेपी ने किया। सिद्धार्थ राजन के खिलाफ इनको वायर को ख़त्म करने के लिए 23 कोर्ट्स में केसेस उन्होंने लगाया। वही एक ही चीज़ 23 कोर्ट्स में अलग। ये तंग करने के लिए किस तरीके का लीगल सिस्टम है ये, आप बताइए। ये तो कूड़ा का बड़ा है हम लोगों का डेमोक्रेसी। सब तरफ से कूड़ा का बड़ा हो गया है। गरीब का कोई नहीं सोचता है यहाँ, सिर्फ उसका वोट लेने के लिए रिजर्वेशन कहते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, तब तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये तो है। गरीबी नहीं हटाना चाहते, नहीं तो लोग हाथ से निकल जाएंगे जानबूझ के। यह हमारी डेमोक्रेसी तो ऐसी, मैं क्या इसका नास्टी क्या कह सकते हैं अंग्रेजी, ऐसी भयंकर हो गई है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मुझे देख के चिढ़ इतना ज़्यादा होता है, कैसे इसको ठीक करें। 86 साल हो गए मेरे, शायद अगर हमारी अच्छे लक ठीक रहे, सेहत ठीक रही तो 10 साल ज़्यादा जिएंगे, शायद वो भी नहीं होगा। अब टाइम कहाँ रहा, बस लिखने के अलावा क्या कर सकते हैं। ये तो है। आपका मैसेज पहुंचे लोगों तक, पहुंच जाए तो बस यही काफ़ी है। पहुंचा दीजिए, हम पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।